अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज का टॉपिक है हमारा वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब मैंने आपको कल चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हमने ये देखना है कि वो कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ब्रीथिंग का प्रोसेस करवाते हैं, यानी हमारी बॉडी के अंदर सांस लेने में हमें मदद देते हैं, और गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेके आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो आपको पता है जितने भी सिस्टम हमारी बॉडी में बने होते हैं, जैसे हम प्रीवियस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के आए हैं, ये सारे सिस्टम किसी ना किसी चीज के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, यानी ऑर्गन्स से मिलकर ये काम कर रहे होते हैं। कोई ऑर्गन्स इनको हेल्प कर रहे होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स या कुछ पार्ट्स होते हैं, वो मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह जो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके दो मेजर पार्ट्स हैं। एक तो एयर पैसेज वे है, दूसरा है लंग्स। एक एयर पैसेज वे और दूसरा है लंग्स। तो आज के टॉपिक में हमने एयर पैसेज वे को पढ़ना है। एयर का मतलब आपको पता है हवा होता है, और पैसेज वे का मतलब होता है गुजरने का रास्ता, गुजरने का रास्ता। तो ये नाम से ही जाहिर है कि ऐसा कोई रास्ता है या ऐसा कोई जगह है जहां से हवा गुजरती है, और ये जो ब्रीथिंग और गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस है ये होता है, उस रास्ते को हम एयर पैसेज वे कहते हैं। अब यहाँ से रीड कर लेते हैं कि वो बुक में क्या कहता है। कहता है वन एयर एंटर्स द बॉडी, जब हवा हमारी बॉडी के अंदर जाती है, इट पासिस थ्रू द कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। लंग्स तक पहुंचने के लिए कुछ ट्यूब्स का इस्तेमाल करती है, और इन ट्यूब्स का ही इस्तेमाल करती है फिर लंग्स से निकलने के लिए। तो ये सारा जो कनेक्शन है इन ट्यूब्स का आपस में, इसी को हम एयर पैसेज वे कहते हैं। अब इस एयर पैसेज वे के साथ कोई हाथ पांव तो लगे नहीं हुए कि ये हवा को डायरेक्टली अंदर ले आता है या बाहर ले जाता है। तो ये सारा काम बच्चे मजीद जो ऑर्गन्स हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो ऑर्गन है वो आता है नोस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। अब नोस्ट्रिल क्या होती है? हमारी नाक के बाहर जो दो सुराख होते हैं, जिसको आप उर्दू में नथने भी बोलते हैं, ये हमारी नोस्ट्रिल्स होती हैं। जो नाक के बाहर दो सुराख होते हैं, एक राइट नोस्ट्रिल होती है और एक लेफ्ट होती है। जहां से हवा अंदर जाती है और यहीं से हवा बाहर आती है, इसको हम नोस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद आती है नेजल कैविटी। अब नाक से जब हवा अंदर चली जाती है तो पीछे उसके एक जगह होती है, यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये हमारा नाक है और ये हमारी नोस्ट्रिल है। अब यहाँ से जब हवा अंदर चली गई तो पीछे एक खाली जगह है, इसको हम नोज नेजल कैविटी बोलते हैं। जैसे ओरल कैविटी थी ना, ये जो माउथ के पीछे वाली स्पेस थी, हमने इसको ओरल कैविटी कहा था, वैसे ही बिल्कुल जो नाक के पीछे वाली स्पेस है ये वाली, इसको हम नेजल कैविटी बोलते हैं। नेजल कैविटी का क्या काम होता है? नेजल कैविटी के तीन मेजर काम होते हैं। एक तो ये कि इसके अंदर कुछ बारीक बारीक छोटे छोटे बाल होते हैं, और इसके अंदर म्यूकस होता है। ये जो बाल होते हैं ये क्या करते हैं, जब हवा बचे हमारी अंदर जाती है नाक के जरिए, तो हवा के अंदर कुछ छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स या कुछ बैक्टीरिया वगैरह भी होते हैं। तो ये जो हेयर्स होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे बाल होते हैं, ये क्या करते हैं कि उन बैक्टीरियाज को या उन डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ रोक लेते हैं, फिल्टर करते हैं, ताकि वो हमारे लंग्स में ना जा सके। और यहाँ पर जो लगा हुआ म्यूकस होता है, म्यूकस यानी आपको पता है जो विस्कस यानी लेसदार जो पानी होता है, वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स या जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे फाइन हेयर्स नहीं बचा सकते, उनको अपने साथ चिपका लेता है और रोक लेता है ताकि लंग्स के अंदर ना जाएं। और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है हमारा म्यूकस प्ले करता है कि ये हमारी हवा को हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करके अंदर भेजता है। यानी अगर सर्दी है, बाहर से हवा बहुत ठंडी आ रही है, तो ये अंदर जो है वो गर्म करके भेजेगा ताकि ये जो हमारे लंग्स हैं ये खराब ना हो जाएं। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तो ये हवा को नॉर्मल करेगा ताकि हवा जो है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए, और फिर हवा अंदर जाए ताकि लंग्स जो है हमारे डैमेज ना हो। क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है। अब बच्चे जब हवा यहाँ से अंदर चली गई, नाक के जरिए नेजल कैविटी में चली गई, नेजल कैविटी ने उसको फिल्टर कर लिया, तो फिर उसको नेजल कैविटी ने आगे भेजना है। तो जहां वो आगे भेजती है उस जगह को हम फेरेंक्स कहते हैं। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स पढ़े थे तो आपको बताया था कि फेरेंक्स जो है ये दो कामों के लिए बना होता है, यानी ये एक ही जगह है जहां से दोनों चीजें गुजरती हैं, हवा भी और हमारा खाना भी। फिर ये जो एक जगह है ये आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक तो ये कि ये फूड पाइप यहाँ पर लगा होता है जहां पर खाना चला जाता है, दूसरा एक वाइंड पाइप होता है यानी हवा वाला रास्ता होता है जहां पर ये हवा को हमारे भेजती है, जो भी हम सांस लेते हैं उसके अंदर जो भी हवा होती है ये इस पाइप के थ्रू अंदर जाती है। अब इन दोनों रास्तों को अलग करने वाली दरमियान में एक मसल होती है जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। जब भी खाना हम खा रहे होते हैं तो खाना सीधा का सीधा हमारे फूड पाइप में जाता है, तो एपिग्लोटिस ना सांस वाली नाली के ऊपर आ जाता है ताकि जो हमारा खाना है वो सांस के अंदर, जो लंग्स के अंदर ना जा सके।
और जब हम सांस ले रहे होते हैं तो ये फूड पाइप के ऊपर आ जाता है, ताकि हम जो सांस ले रहे हैं वो सीधा सारा लंग्स के अंदर जाए। तो फेरेंक्स एक वो रास्ता है जहां से दोनों चीजें गुजरती हैं, उसके बाद दो रास्तों में डिवाइड हो जाता है। अब जिस रास्ते में हवा ने जाना है, जिस पाइप में जाना है, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। जिस तरह एक पाइप हमने पढ़ा था, उसको हम एसोफेगस बोलते थे ना, ये वाला जो पाइप है जहां से खाना अंदर जाता है। इसी तरह जो हवा वाला पाइप है, इसको हम ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया से पहले यहाँ पर एक बॉक्स होता है छोटा सा, ये जो आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ रहा होगा, जूम करके थोड़ा सा दिखा देती हूँ। इसको हम लैरिंक्स बोलते हैं। बच्चे, ये लैरिंक्स क्या काम करता है, ये वाला जो पोर्शन है लैरिंक्स, इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब हवा इसके अंदर आती है, इसकी दीवारों के साथ टकराती है, तो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, बोल पाते हैं, या हमारी आवाज जो है वो लोगों को सुनाई दे पाती है। अगर ये लैरिंक्स ना हो या इसमें कोई खराबी हो जाए तो हमारी आवाज प्रोड्यूस ना हो, यानी कि हम ठीक तरह से बोल नहीं पाएंगे। लैरिंक्स के अंदर से हवा गुजरती हुई जो है यहाँ पर ट्रैकिया के अंदर आ जाती है, और ट्रैकिया को हम हवा वाली नाली भी कहते हैं, यानी सांस वाली नाली। अब इस ट्रैकिया के अंदर से जो है हवा फिर दोनों लंग्स के अंदर जाती है। एक राइट लंग होता है और एक लेफ्ट वाला, ये दो फेफड़े होते हैं हमारे, इनके अंदर हवा जाती है। लेकिन ट्रैकिया के अंदर ना छोटे छोटे, यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं इस तरह के सी शेप जो है वो क्या होते हैं, कार्टिलेज रिंग होते हैं। कार्टिलेज मैंने आपको बताया था ना बोन होती है और ना यही गोश्त होता है, उसके दरमियान वाला एक इलास्टिक यानी लचकदार सा मटेरियल होता है जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं। तो कार्टिलेज से ना यहाँ पे छोटे छोटे ये सी टाइप बने होते हैं, इसलिए बने होते हैं सी शेप कार्टिलेज, ताकि अगर इसके अंदर हवा नहीं भी है ना तो ये आपस में जुड़ ना पाए, आपस में चिपक ना जाए ये नाली और बंद ना हो जाए। जब हवा आए तो ये आसानी से जो है खुल के अंदर चली जाए। तो ये जो ट्रैकिया है ये आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोनकाई बोलते हैं। एक को हम सिंगुलर को हम ब्रोनकस बोलते हैं और दोनों को मिला के हम ब्रोनकाई बोलेंगे। इस ब्रोनकाई के अंदर भी बच्चे छोटे छोटे कार्टिलेज रिंग होते हैं, एक लेफ्ट में चली जाती है और एक राइट में चली जाती है ब्रोनकाई, ताकि जो ऑक्सीजन है या जो हवा है वो दोनों लंग्स में इक्वली डिवाइड हो सके। अब ये जो ब्रोनकाई है ये आगे जाकर फिर छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिसके अंदर ये डिवाइड हो जाती है, ताकि लंग्स के हर हिस्से के अंदर अंदर ऑक्सीजन जो है वो जा सके। जब ये यहाँ से हवा जो है ब्रोनकाई से दूसरी ब्रांचेस में जाती है, तो इन छोटी छोटी ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं। इन छोटी छोटी ब्रांचेस को ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं, और इस बड़ी वाली एक नाली को, जो दो नालियां होती हैं, उनको ब्रोनकाई बोलते हैं। अब ये जो ब्रोनक्यूल्स हैं बच्चे, इनके अंदर जो है ना वो खत्म हो जाता है, मतलब कार्टिलेज फिर इनके अंदर नहीं होता। इसके साथ कुछ ये इस तरह की, यहाँ पर देख सकते हैं आप डायग्राम में, ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं। जिस हिस्से के साथ ये ब्लड कैपिलरीज लगी होती हैं उसको हम एल्व्यूलाई बोलते हैं। एल्व्यूलाई के ऊपर ही एक एल्व्यूलर डक्ट होती है, यानी एक रास्ता होता है, एक सिस्टम होता है जहां से गुजर के हवा ने एल्व्यूलाई में आना होता है। जब हवा एल्व्यूलाई में आती है तो जितनी भी यहाँ पर ऑक्सीजन होती है ये सारी की सारी इस ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर शामिल हो जाती है, और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी इनके अंदर शामिल हो जाती है। अब यहाँ पे आपको दो तरह की कैपिलरीज नजर आ रही होंगी, एक रेड वाली है और एक ब्लू वाली है। जो रेड वाली है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है, और जो ब्लू वाली है इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो रेड वाली से जो ऑक्सीजन है ये बॉडी के अंदर चली जाएगी, और ब्लू वाली से जो ऑक्सीजन है ये बाहर की तरफ आएगी, फिर उसको जो है लंग्स मूव करते हैं बॉडी से बाहर और वो बाहर चली जाती है। तो अब आपको ये सारा प्रोसेस तो समझ आ गया होगा कि हवा किस तरह हमारी बॉडी में आती है और किस तरह बाहर जाती है। तो अब हम अपनी बुक की वर्डिंग जो है थोड़ी सी रीड कर लेते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। कहता है जी, when air enters the body it passes through connected tubes to reach the lungs। ये लंग्स में जाने के लिए कुछ ऐसी ट्यूब्स होती हैं, और जब गैसों से एक्सचेंज हो जाती है, यानी ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आ गई और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर वापस आ गई, तो वो जो हवा है वो दोबारा से लंग्स से मूव करके बॉडी से बाहर निकल जाती है, उसी रास्ते के थ्रू, उसी ट्यूब्स के थ्रू। इन्हीं ट्यूब्स को हम एयर पैसेजवे बोलते हैं। एयर पैसेजवे का सबसे पहला पार्ट है नोस्ट्रिल एंड नेजल कैविटी। कहता है द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ टू नैरो कैविटीज। दो तंग जो है ना वो कैविटीज होती हैं, खाली जगह, मतलब एक राइट वाली होगी और एक लेफ्ट वाली, और इनके दरमियान में एक फिर वॉल भी होती है। बिटवीन नोस्ट्रिल्स एंड फेरेंक्स, नोस्ट्रिल और फेरेंक्स के दरमियान में, यहाँ पे आप डायग्राम में देखें, ये हमारी नोस्ट्रिल है ना और ये हमारा फेरेंक्स है, तो इसके दरमियान में ये जो स्पेस है ना, इसको उसने नेजल कैविटी का नाम दिया है। इसको उसने नेजल कैविटी का नाम दिया है। कहते जब हवा
एयर एंटर्स द नेजल कैविटी, जब हवा नेजल कैविटी के अंदर जाती है नोस्ट्रिल के थ्रू, तो वहां पर कुछ फाइन हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। वो क्या करते हैं, हवा को फिल्टर कर लेते हैं बाय एयर ट्रैपिंग लार्ज डस्ट पार्टिकल्स। हवा को फिल्टर करते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनके साथ चिपक जाते हैं। म्यूकस, फिर वहां पर म्यूकस होता है उसकी वॉल्स के साथ, जो नेजल कैविटी के अंदर स्मॉल छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है, अपने साथ चिपका लेता है। और म्यूकस हमारी हवा को गर्म भी करके भेजता है ताकि जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के इक्वल हो सके। तो यहाँ पर ये आपको नोस्ट्रिल का और नेजल कैविटी का तो समझ आ गया होगा। उसके बाद जहां पर हवा जाती है बच्चे, वो जगह है फेरेंक्स। दूसरी बड़ी जगह क्या है, फेरेंक्स है। नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरेंक्स, नेजल कैविटी के बाद फेरेंक्स आती है। एट द फ्लोर ऑफ द फेरेंक्स, यानी फेरेंक्स की नीचे वाले हिस्से पर एक ओपनिंग होती है जिसको हम ग्लोटिस बोलते हैं। इट ओपन्स इन लैरिंक्स, ग्लोटिस से वो रास्ता होता हुआ लैरिंक्स के पास जाता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखें, ये फेरेंक्स है ना, फेरेंक्स के यहाँ पर एक ग्लोटिस है यहाँ पर, और ये उसके ऊपर एक ढक्कन है एपिग्लोटिस। अब ये जो ग्लोटिस है, यहाँ से हवा जो है ये मूव करके लंग्स के अंदर जा रही है। तो यही उसने बताया है इसमें हमें। द ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप, ग्लोटिस के ऊपर एक जो है फ्लैप होता है, फ्लैप यानी ढक्कन, कॉल्ड एपिग्लोटिस। इट प्रिवेंट्स फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द वाइंड पाइप एंड लंग्स। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है कि एपिग्लोटिस इसलिए होता है कि खाना और या पानी जो है हमारी सांस वाली नाली में ना जाए। फिर यहाँ पे कहता है कि फेरेंक्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड टू एसोफेगस एंड फॉर एयर टू लैरिंक्स। फेरेंक्स एक जो है ना मुश्तरका रास्ता कह लें कि एक म्यूचुअल रास्ता है दोनों का, कि जहां से खाना भी गुजरता है और हवा भी गुजरती है। फिर नीचे है लैरिंक्स। लैरिंक्स इज अ बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन फेरेंक्स एंड ट्रैकिया। जो फेरेंक्स और ट्रैकिया के दरमियान एक बॉक्स होता है उसको लैरिंक्स कहते हैं। इसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। जब हवा आती है इसके अंदर टकराती है तो हम बोल पाते हैं। कहता है दो फाइबर के बैंड होते हैं, फाइबर यानी जो धागे नुमा इस तरह से बने हो ना, उसको हम फाइबर्स बैंड बोलते हैं। कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स, इसके अंदर दो धागे नुमा पर्दे लटके होते हैं जिसको हम वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। अटैच टू द इनर वॉल्स ऑफ द लैरिंक्स, लैरिंक्स के साथ लटके होते हैं। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स प्रोड्यूस साउंड, जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं हवा के अंदर जाने की वजह से तो वहां पर एक आवाज प्रोड्यूस होती है। उसके बाद बच्चे जब आवाज प्रोड्यूस हो गई, हवा जो है फिर ट्रैकिया के अंदर जाएगी। अब ट्रैकिया यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल के साथ इसकी डायग्राम बताई गई है। इसके अंदर सी शेप्ड कार्टिलेज हमें जो है वो शो करवाए गए हैं। कहते हैं जो ट्रैकिया है वो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। अब ये एक एमसीक्यूज है, यहाँ पर आप इसको नोट कर लीजिए कि इसकी लेंथ क्या होती है। अटैच विद लैरिंक्स, इट एंड्स इन टू ब्रांचेस, इसकी दो ब्रांचेस होती हैं जिसको हम ब्रोनकाई बोलते हैं और एक ब्रांच को हम ब्रोनकस बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखना है कि सिंगुलर को क्या बोलते हैं। ईच ब्रोनकस एंटर्स इनटू द लंग्स ऑफ इट साइड, हर तरफ की जो ब्रोनकस है वो अपने अपने लंग्स में चली जाती है, यानी राइट वाली राइट में आ गई और लेफ्ट वाली लेफ्ट में आ गई। अब इनर वॉल्स जो है ट्रैकिया की और ब्रोनकाई की, इसके अंदर छोटे छोटे म्यूकस और सीलिया होता है। सीलिया कहते हैं छोटे छोटे बाल नुमा जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बोलते हैं। म्यूकस क्या करता है, यहाँ पर डस्ट के पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर जोड़ लेता है। और सीलिया क्या करता है, इन पार्टिकल्स को दोबारा से ऊपर भेजता है फेरेंक्स के अंदर। कभी आपने नोट किया जब हम उर्दू में जब हम कहते हैं कि हंगार लेना, जब हम अपने गले को हंगारते हैं तो कोई उसमें से पानी या कोई म्यूकस टाइप चीज जो होती है वो बाहर निकलती है हमारे मुंह के रास्ते। तो वो बेसिकली यही प्रोसेस होता है कि जो बैक्टीरिया या जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वहां पर म्यूकस उनको रोक लेता है और सीलिया जो है उनको दोबारा हमारे गले के अंदर यानी फेरेंक्स के अंदर भेजता है ताकि वो हम अपने गले के थ्रू बाहर निकाल दें। ये अक्सर तब भी होता है जब हमारा गला वगैरह खराब या हमें नजला जुकाम भी हुआ होता है, तो हम बार बार जो है अपने गले को हंगारते हैं ताकि वो जो म्यूकस है जिसको हम रेशा या बलगम भी बोलते हैं वो बाहर निकल आए। इन द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया सी शेप्ड कार्टिलेज मौजूद होते हैं यहाँ पर, while the walls of bronchi have plate cartilage, plates like cartilage। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम के अंदर देखें, जो ब्रोनकाई है इसके अंदर सी शेप कार्टिलेज है, ट्रैकिया के अंदर भी और ब्रोनकाई के अंदर भी, लेकिन नहीं सॉरी, ट्रैकिया के अंदर सी शेप कार्टिलेज है इस तरह के, लेकिन ये जो ब्रोनकाई है इसके अंदर ये सीधे सीधे हैं, प्लेट लाइक कार्टिलेज है, मतलब ये मुड़े नहीं हुए, ये स्ट्रेट हैं। These cartilage prevent trachea and bronchi from collapsing, ये आपस में जुड़ने से बचाते हैं ताकि जब हवा ना हो हमारे लंग्स में तो ये आपस में जुड़ ना जाए और हमारा सांस बंद ना हो जाए। उसके बाद ब्रोनकाइल्स एंड एल्वुलाई आते हैं। जब हमारी ब्रोनकाई बच्चे डिवाइड करती है छोटी छोटी ब्रांचेस में तो उन ब्रांचेस को हम ब्रोनक्यूल्स बोलते हैं।
जैसे ही वो ब्रांचेस आगे बढ़ती जाती हैं तो जो कार्टिलेज है इनके अंदर वो कम होता जाता है, और वो बगैर कार्टिलेज के जो छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स होती हैं उसको हम एल्व्यूलर डक्ट के अंदर उसको हमारी बॉडी जो है वो निकालती है। फिर दीज डक्ट ओपन्स इनटू अ क्लस्टर ऑफ पाउचेस। यहाँ पर क्लस्टर होता है पाउचेस का, मतलब इस तरह का ना क्लस्टर बने होते हैं यहाँ पर ऐसे। इस क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं, सॉरी एल्व्यूलाई बोलते हैं। और यहाँ पर जहां से ये ब्रोंकाई डिवाइड होकर आती है इसको हम एल्व्यूलर डक्ट बोलते हैं। होता क्या है, ये जो डक्ट है ये ओपन होती है कहां पर, क्लस्टर ऑफ पाउचेस, इन पाउचेस के अंदर ओपन होती है। दीज थिन वॉल्ड पाउचेस कॉल्ड एल्व्यूलाई, इसको हम एल्व्यूलाई बोलते हैं, सिंगुलर को हम एल्व्यूलस बोलते हैं। ये भी एमसीक्यूज है। ईच एल्व्यूलस इज सराउंडेड बाय ब्लड कैपिलरीज, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ पर छोटी छोटी फिर ब्लड कैपिलरीज होती हैं। जब हवा यहाँ पे आ जाती है तो ऑक्सीजन वहीं से ब्लड के अंदर मूव करती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उन्हीं रस्तों से ब्लड के अंदर शामिल होती है ताकि वो बाहर निकल सके। तो यहाँ पे आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो चेस्ट वॉल है हमारी वो 12 रिब्स से बनी होती है, यानी जो हमारे लंग्स है ना उसके इर्द गिर्द 12 रिब्स होती हैं, हमारी 12 पसलियां होती हैं। एंड द रिब मसल्स, और रिब्स के साथ कुछ मसल्स भी होते हैं। जैसे ये हमारे लंग्स हैं तो इसके इर्द गिर्द ना पसलियां बनी होती हैं इस तरह से। इन पसलियों के साथ कुछ मसल्स होते हैं। मसल्स का काम आपको पता है ना, कंट्रैक्शन करवाना होता है। जब वो मसल्स सिकुड़ते हैं तो क्या होते हैं, ये लंग्स अंदर की तरफ प्रेस होते हैं। जब ये अंदर की तरफ प्रेस होते हैं तो इनसे सारी हवा बाहर निकल जाती है, और जब वो मसल्स रिलैक्स होते हैं तो हमारे लंग्स बाहर की तरफ मूव करते हैं ताकि जब हवा जो है अंदर इजीली आ सके। अब इन मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। ये आपका एक एमसीक्यूज भी है और आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर बच्चे इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकते हैं कि जो एयर पैसेज वे है उसका लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे एयर पैसेज वे के पार्ट्स पूछ सकते हैं डिफरेंट, या आपसे पूछ सकते हैं कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पहला पार्ट है एयर पैसेज वे वो डिफाइन करें, या फिर आपको कह सकते हैं कि एयर पैसेज वे के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बताएं। तो अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपने एयर पैसेज वे सबसे पहले बताना है, उसके बाद उसके पार्ट्स डिफरेंट बताने हैं, सब पार्ट्स की डेफिनेशन लिखनी है, उनको जो है एक्सप्लेन करना है, और यहाँ पर आपने जो ये वाली डायग्राम है ये वाली डायग्राम आपने जरूर ड्रॉ करनी है। उसके अलावा इसमें से कुछ एमसीक्यूज वगैरह भी आ सकते हैं जो मैंने आपको साथ साथ मार्क करवा दिए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।